रवि कुमार एक सरकारी नौकरी में क्लर्क था। वह आईएएस के दफ्तर में काम किया करता था। रवि कुमार के घर में उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उसकी बहन पढ़ी लिखी थी, ना ही भाई। वो अकेला ही घर में पढ़ा लिखा था और उसके माता पिता हमेशा ही पढ़ाई का विरोध करते थे। कहते थे कि पढ़ लिख करके क्या ही होता है, फसल करो और इसे बेचो और पैसा कमाओ। बस वो खेती बाड़ी के कामों पर ही तवज्जो दिया करते थे। लेकिन रवि कुमार ने अपने माता पिता की बातों का विरोध किया और उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई मेहनत के साथ साथ करने के बाद, लगन के साथ साथ करने के बाद ये क्लर्क की नौकरी हासिल की। जब ये बड़ा हो जाता है, 25 वर्ष की इसकी उम्र हो जाती है, तो इसके माता पिता इससे शादी करने की कहते हैं। तो रवि कुमार कह देता है कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर रवि कुमार के माता पिता लड़की ढूंढने के लिए जाते हैं पास ही के शहर में। तो उन्हें एक लड़की वहाँ पसंद आ जाती है। लड़की के माँ बाप से बात की जाती है, तो लड़की के माँ बाप कह देते हैं कि ठीक है, हमें शादी मंजूर है, लड़का पसंद है, हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, जो लड़की थी वो भी पढ़ी लिखी थी और पढ़ लिख कर के एक आईएएस बनना चाहती थी। तो लड़की के माता पिता ने जब लड़की से बातचीत की कि बेटी हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं, तुम्हें मंजूर है, तो लड़की कहती है कि पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अभी और पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ लिख करके एक कलेक्टर बनना है। तो लड़की के माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा लिखा सकें। तुम ऐसा करना, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपने पति के घर पर ही पढ़ाई लिखाई करना और पढ़ लिख करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाना। तो लड़की कहती है कि पिताजी, अगर उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो कहते हैं कि बेटी क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अगर मैंने जो लड़का देखा है वो बहुत अच्छा है, वो तुझे जरूर पढ़ाएगा। तो दोस्तों, फिर जो लड़की थी उसका नाम अंशिका था। अंशिका अपने माता पिता की बातों को मान जाती है और कह देती है कि ठीक है, मुझे शादी मंजूर है। दोस्तों, फिर वो शादी उन दोनों की हो जाती है और शादी होने के बाद में अंशिका अपने जो सुहागरात की रात थी उसी दिन अपने पति रवि कुमार से कह देती है कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए। रवि कुमार कहता है कि कैसा वचन। अंशिका कहती है कि देखिए, अब हमारी शादी हो गई है और मैं शादी के बाद आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मुझे पढ़ना है और मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं पढ़ लिख करके एक सरकारी अफसर बनना चाहती हूँ। तो रवि कुमार कहता है कि पगली, बस इतनी सी बात, मैं तो पढ़ाई का वैसे भी प्रेमी हूँ और मेरे माता पिता विरोधी हैं। मैंने माता पिता का विरोध करके पढ़ाई की और क्लर्क की नौकरी हासिल की। जब तुम अब मेरी पत्नी बन चुकी हो तो मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं रोकूंगा और तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा और तुम्हारा जो सपना है उसे जरूर पूरा करवाऊंगा। दोस्तों, फिर ऐसा ही होता है। पति के कहने के बाद में पत्नी अंशिका अपनी पढ़ाई लिखाई को शुरू करती है और वो पढ़ाई लिखाई को इतनी शुरू करती है कि वो भूल जाती है कि अब वो एक शादीशुदा लड़की है। दोस्तों, जो रवि कुमार था वो दिन में काम किया करता था, ऑफिस में जाया करता था और रात में घर आया करता था। और उसकी जो पत्नी अंशिका थी वो दिन रात पढ़ाई किया करती थी। अंशिका के लिए पति जो था वो खाना बनाया करता था शाम के समय में। तो इस नज़ारे को देख कर के जो अंशिका के सास ससुर थे वो बड़ा ही दुख होते हैं। दुखी इसीलिए होते हैं कि पति दिन भर काम पर जाया करता है और काम पर आने के बाद हार जाता है और हार थक करके भी खाना बनाता है, तो इस बात को वो राजी नहीं थे। फिर वो अपनी बहू अंशिका से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा पति दिन भर काम करता है और काम करने के बाद में यहाँ आकर के तुम्हारे लिए खाना बनाता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो अंशिका कहती है कि मुझे शर्म तो आती है, लेकिन मेरे पति ही नहीं मानते हैं। वो ही मुझसे कहते हैं कि तुम काम बिल्कुल मत करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, तो मैं इसीलिए उनकी बातों को मान लेती हूँ। दोस्तों, अंशिका से माता पिता कहते हैं कि आज से तुम ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दो और मेरे बेटे के लिए, हमारे लिए खाना पकाना शुरू कर दो। अब तुम एक दिन भी, एक पल भी इस घर में नहीं पढ़ोगी। दोस्तों, ये जो बात थी कहीं ना कहीं अंशिका के दिल को बहुत ज़्यादा दुखाती है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख करके एक सरकारी अफसर बनना चाहती थी। वो अब उदास रहने लगती है, अब पढ़ाई लिखाई को 2-4 दिन के लिए छोड़ देती है और घर पर खाना बनाती है और अपने पति को, अपने सास ससुर को खिलाना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा उदास करती है। फिर उसकी उदासी का कारण उसका पति पूछता है, तो पति से कहती है कि आपने मुझसे वचन दिया था कि आप मुझे शादी के बाद पढ़ाएंगे और मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा। तो रवि कुमार कहता है कि कहो, मेरा वचन कहीं टूट गया है, मैं तो अब भी चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। तो पत्नी बताती है कि आपके माता पिता ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है कि अगर मैं पढ़ूंगी और घर का काम नहीं करूंगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे।
इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। दोस्तों फिर बाद में अंशिका का जो पति रवि कुमार था वो अपने माता पिता को बुलाता है और माता पिता से कहता है कि आपने मेरी पत्नी को धमकाने की कोशिश की क्यों की है। तो माता पिता कहते हैं बेटा हमसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता है कि तुम दिन भर काम करो और काम करने के बाद जब घर शाम को आओ और खाना बनाओ, तो हमसे ये तुम्हारा हाल देखा नहीं जाता, इसीलिए हमने इससे कहा दिया था कि तुम अगर पढ़ाई लिखाई करना चाहती हो तो पढ़ाई के साथ साथ में घर के काम भी करो। अब इसे बुरा लग गई तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों रवि कुमार अपने माता पिता की बातों को सुनने के बाद में माता पिता से कहता है कि देखिए चाहे ये कुछ काम करे या ना करे, आप इसकी पढ़ाई में रोड़ा ना बने, इसे पढ़ने दें। दोस्तों माता पिता जो थे वो रवि कुमार की बातों को सुन लेते हैं और सुनने के बाद थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या बहू को इसीलिए ही इस घर में लेकर के आया था अपनी पत्नी को कि वो घर का काम काज ना करे, दिन भर घर में पड़ी रहे और मैं और तेरे पिता इस घर में काम करें। दोस्तों रवि कुमार कहीं ना कहीं इस बात से भी अनभिज्ञ था। वो अब जानने लगता है कि माता पिता सच कह रहे हैं, माता पिता बूढ़े हो गए हैं और घर में खाना पकाना वही करेंगे तो बहू का क्या काम है। तो फिर रवि कुमार अपनी पत्नी अंशिका से कहता है कि देखो तुम ऐसा करना, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करो और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के काम काजों को भी करो। तो अंशिका अपने पति से कहती है कि ठीक है मैं अपने काम काजों को करूंगी, लेकिन अगर मैं अपने काम काजों को करूंगी तो मुझे पढ़ाई लिखाई का वक्त नहीं मिलेगा। ये आईएएस की नौकरी दिन भर में 1-2 घंटे पढ़ने से नहीं मिलती है, लगभग दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ने के बाद मिलती है। तो फिर दोस्तों रवि कुमार उसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है उस पर और उससे कहता है कि ठीक है अगर तुम हमारे घर में नहीं रहना चाहती हो तो बिल्कुल मत रहो, हम दोनों एक दूसरे से अब अलग हो जाते हैं, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। दोस्तों फिर ये बात पक्की हो जाती है और ये बात पक्की होने के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। अंशिका अपने घर चली जाती है और कुलदीप और रवि कुमार अपने घर पर ही रहता है और अपना क्लर्क का काम किया करता है। दोस्तों अब 2 साल गुजर जाते हैं उनके तलाक को और 2 सालों के बाद में जो अंशिका थी जिस दफ्तर में जाती है आईएएस बनकर के, उसी दफ्तर में ये रवि कुमार क्लर्क का काम किया करता था। क्लर्क का जब काम किया करता था रवि कुमार जब अंशिका को आईएएस के रूप में अपने दफ्तर में देखता है तो देखने के बाद में अपनी गर्दन को झुका लेता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फटकारता है, डांटता है कि उसने ये क्या कर दिया। नमस्कार प्रणाम, क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है जिसमें दंपत्ति एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद पत्नी ने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने आप को सिद्ध किया कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ा लिखा इंसान एक न एक दिन कुछ न कुछ हासिल करके ही रहता है। तो दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और कमेंट्स भी कीजिए जिससे कि मुझे पता लग सके कि मैंने कहानी में कहाँ चूक की, जिस चूक को मैं बाद में सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों अंशिका तलाक के बाद में अपने मायके से चली जाती है और मायके में ही दिन में काम करती है और दिन में काम करने के बाद में रात को अपनी पढ़ाई लिखाई करती है। अब अंशिका को ये धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसका जो निर्णय था वो गलत था, उसे अपने पति से तलाक लेना ही नहीं चाहिए था। जब उसके सास ससुर और उसका पति कह रहा था कि तुम काम करने के बाद में अपनी पढ़ाई को कर सकती हो तो मुझे वो मान लेना चाहिए था। अब दोस्तों वो वाली स्थिति उसके लिए बेहतर परिणाम दे सकती थी जब वो आज इस स्थिति में काम करके पढ़ाई करती। दोस्तों दिन भर काम करने के बाद में उसका शरीर पूरी तरह से हार थक जाया करता और रात में जब वो पढ़ने को बैठा करती तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब दोस्तों उसे अपने आप पर शर्म आने लगती है, लेकिन दोस्तों अब जो हो चुका था उसे कोई टाल नहीं सकता था। और जो अंशिका की मेहनत थी, जो उसकी सोच थी, जो उसका ये सपना था कि वो पढ़ लिख करके एक आईएएस ऑफिसर बनेगी, वो इस सपने की वजह से अपने आप को दर्द में पाकर भी अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद लगभग 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद में एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। जब वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है तो उसकी जो पोस्टिंग होती है उसी जिले में होती है जिस जिले में उसका पति आईएएस दफ्तर में क्लर्क का काम किया करता था। जब वो पहले दिन अपनी गाड़ी से उतरती है और दफ्तर में जाने के लिए आगे बढ़ती है तो सीढ़ियों पर जो दफ्तर के सभी लोग थे उसे बुके देते हैं, यानी कि गुलदस्ते देते हैं। तो
उसी ऑफिसरों में से क्लर्क भी एक ऑफिसर ही है, तो उसी उन्हीं ऑफिसरों में से जो जो रवि कुमार था वो भी अपनी उस नई बॉस को बुके देता है। जब वो बुके लेती है तब वो रवि कुमार को देखती है, तो रवि कुमार को देखने के बाद अपनी गर्दन को झुका लेती है। रवि कुमार भी जब वो नई आईएएस ऑफिसर को देखता है तो वो भी अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है। सबसे बुके लेते हुए सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच कहते हुए आईएएस ऑफिसर अंशिका अपने दफ्तर में चली जाती हैं। वहां पर अपना कामकाज देखने लगती हैं। फिर उनके पास में उनका एक पीए जिसका नाम रॉकी होता है, रॉकी आता है और रॉकी उनसे बोलता है कि मैडम साहिबा, मैं आपका पीए हूँ, अगर आपको किसी भी काम की ज़रूरत हो तो आप पहले मुझसे बोल सकती हैं। तो अंशिका कहती है कि ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं, जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूँगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। जो रवि कुमार था वो जो खिड़की थी उसके पीछे ही काम किया करता था। तो अंशिका मैडम उस खिड़की से रवि कुमार को काम करते हुए देखा करती थी और उसे काम करते हुए देखा करती तो सोचा करती थी, हम पहले कितना खुश थे, मेरे पति दिन में ऑफिस आया करते थे इसी ऑफिस में काम करने के लिए और मैं दिन में अपनी पढ़ाई करती थी, हम कितना खुश थे और आज क्या स्थिति है, मैं उन्हीं की बॉस बन करके इस ऑफिस में आई हूँ। दोस्तों ऐसा सोचती है अंशिका। दोस्तों उसी दफ्तर में कृष्णा नाम का भी एक अधिकारी काम किया करता था जो कि बहुत ही बड़ा ठगी प्रकार का था, लालची था, रिश्वतखोर था। वो लोगों से उनके काम करने के बदले में रिश्वत लिया करता था। अगर किसी विधायक के द्वारा कोई गैर कानूनी टेंडर पास करना होता था तो वो टेंडर पास किया करता था, कहीं हस्ताक्षर करने होते थे तो हस्ताक्षर किया करता था, यानी कि वो 2 नंबर के काम किया करता था। जब इस बात की भनक अंशिका मैडम साहिबा को लग जाती है तो वो उसके सारे कामों को चौपट कर देती हैं और उसे धरती पर ला करके पटक देती हैं। इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कृष्णा और मैडम साहिबा को अपना शत्रु बना बैठता है। दोस्तों फिर अगले दिन ही रॉकी जो उनका पीए था उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि मैडम साहिबा, आज से 4 दिन बाद विधायक साहब का इस जिले में जनता को संबोधित करने का शो है, हमें उस शो में जाना है, विधायक साहब ने आपको बुलाया है। तो मैडम साहिबा बोलती हैं कि ठीक है, 4 दिन बाद हम उनके शो में पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगले दिन जब आईएएस अंशिका मैडम साहिबा ऑफिस में नहीं आई होती हैं, थोड़ा लेट हो जाती हैं, तो उनके पीठ पीछे जो कृष्णा था उनकी बुराइयां करने लगता है, उन्हें गाली गलौज देने लगता है। कहता है कि अगर आज आईएएस ऑफिसर नहीं होती तो मैं बताता कि मैं क्या कर सकता था। क्योंकि दोस्तों जो मैडम साहिबा का पति था रवि कुमार, वो भी वहीं मौजूद था और कृष्णा की सारी बातों को सुन रहा था। सारी बातों को सुनने के बाद में उसे क्रोध आ जाता है और वो कृष्णा जो कि उससे बड़ा अधिकारी था उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम साहिबा की गैर मौजूदगी में उन्हें बुरा भला बोलने की। तो कृष्णा बोलता है कि तेरी कैसे मजाल हुई जो मुझसे तू मुंह जुबानी कर रहा है, तू मुझसे छोटा है और छोटी की तरह रहे। तो दोस्तों ये बात को महसूस नहीं कर पाता है रवि कुमार और उन दोनों में फिर मार पिटाई शुरू हो जाती है। इस दौरान रवि कुमार कृष्णा को पीट देता है। दोस्तों जब 10 बजे के बाद में मैडम साहिबा ऑफिस में पहुंचती हैं तो ऑफिस में पहुंचने के बाद में लोगों में जो कि वहां काम किया करते थे दफ्तर में, उनमें ये बातचीत होती है कि मैडम साहिबा के लिए इतने बड़े अधिकारी के साथ में मार पिटाई कर बैठा ये रवि कुमार। तो इस बात को सुना जब मैडम साहिबा ने तो वो अंदर ऑफिस में गई और ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने अपने पीए को बुलाया रॉकी को और उससे कहा कि तुम जा करके अभी रवि कुमार को बुला करके लेके आओ। तो रवि कुमार पीए के कहने पर ऑफिस में पहुंचता है दफ्तर में और मैडम साहिबा उससे पूछती हैं, उससे कहती हैं कि तुमने मेरे लिए इस कृष्णा को क्यों मारा। तो रवि कुमार कहता है कि देखिए, मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ, भले ही हमारा आज दोनों का तलाक हो चुका हो, लेकिन मैं आज भी आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और मैं कभी ये नहीं सुन सकता कि कोई मेरी पत्नी की पीठ पीछे बुराई करे, मैं ये कभी नहीं सुन सकता, इसीलिए मैंने कृष्णा को मारा। दोस्तों जब ये बात मैडम साहिबा ने रवि कुमार के मुंह से सुनी कि वो भी आज उसे प्यार करता है तो वो नजरें नीचे झुका लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने काम काज को करने लगती हैं और रवि कुमार से जाने के लिए कह देती हैं। रवि कुमार उस ऑफिस से बाहर चला जाता है। दोस्तों चौथा दिन जिस दिन विधायक साहब आने वाले थे उसी दिन की सुबह जब 10 बजे का समय होता है, मैडम साहिबा जब अपने ऑफिस में होती हैं तो
वो रवि कुमार को नहीं देख पाते हैं। दरअसल उस दिन रवि कुमार ऑफिस में नहीं आया होता है, तो वो फिर अपने पीए को बुलाती हैं और उस पीए से पूछती हैं कि आज पता करो रवि कुमार क्यों नहीं आया है। तो फिर रॉकी पीए रवि कुमार का पता लगाता है और पता लगाने के बाद उसे पता चलता है कि रवि कुमार जो है इस वक्त उस जिले के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो इस बात की सूचना मैडम साहिबा को देता है कि वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दोस्तों मैडम साहिबा तुरंत ही सिटी हॉस्पिटल जाती हैं और सिटी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट की हालत में रवि कुमार को देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रवि कुमार के पास में ही बैठ करके उसकी देखभाल करती हैं। दोस्तों दोपहर का समय हो जाता है, लगभग 1:30 बज जाते हैं। विधायक जी का आगमन होता है उस जिले में जनता को संबोधित करने के लिए। तभी जो रॉकी था उनका पीए, उनका फोन आता है मैडम साहिबा पर और कहता है कि मैडम साहिबा अभी आप जहाँ कहीं भी हैं अभी तुरंत उस जगह पर पहुंचें जिस जगह पर एमएलए साहब आने वाले हैं। तो मैडम साहिबा कहती हैं कि देखिए मैं अभी इस वक्त वहां नहीं जा सकती हूँ, आप एमएलए साहब से कह दीजिएगा कि मैं वहां नहीं आ सकती हूँ, मैं जिले से बाहर किसी काम के लिए चली गई हूँ। तो पीए बोलता है कि मैडम साहिबा आपका जाना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं जाओगी, आप अगर वहां नहीं पहुंचोगी तो जो एमएलए साहब हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मैडम साहिबा बोलती हैं कि ठीक है वो मैं देख लूंगी, तुम अभी उनसे जाकर कह देना कि मैं वहां नहीं पहुंच सकती हूँ, जिले से मैं बाहर हूँ। दोस्तों ऐसा ही होता है, पीए था उसे उसकी बातें माननी पड़ती हैं, तो वो एमएलए साहब से बोल देता है कि मैडम साहिबा जो हैं वो जिले से बाहर हैं। दोस्तों जो जिले की जनता थी उसे संबोधित करके एमएलए साहब अपने घर लौट जाते हैं। जब शाम का वक्त हो जाता है तो शाम के वक्त में जाकर के रवि कुमार को होश आता है। रवि कुमार को जब होश आता है तो मैडम साहिबा भगवान को थैंक्स कहती हैं, थैंक यू वेरी मच बोलती हैं। तो जब होश आता है रवि कुमार को तो खड़ा बैठ करके बेड पर मैडम साहिबा से बोलता है कि मैडम साहिबा आप यहाँ। तो मैडम साहिबा बोलती हैं कि अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालो, बस मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तुम्हारी ये हालत किसने की। तो रवि कुमार बोलता है कि मैडम साहिबा जब पिछली रात को मैं जब अपने घर पहुंच रहा था तो मेरा 2-3 लोगों ने पकड़ करके मेरे साथ हाथापाई की और मुझे जब बाद में पता चला कि वो हाथापाई करने वाले जो लोग थे वो हमारे ही दफ्तर के अधिकारी कृष्णा ने भेजे हैं, तो मुझे ये बहुत दुख हुआ, मेरी जो हालत की है वो कृष्णा ने करवाई है। दोस्तों जब ये बात सुनी आईएएस साहिबा अंशिका ने कि रवि कुमार की हालत कृष्णा ने ही की है, तो वो कृष्णा को उस दफ्तर से बर्खास्त कर देती, निलंबित कर देती है, उसे उसके पद से हटा देती हैं। दोस्तों रवि कुमार को शाम में ही छुट्टी हो जाती है, जो डॉक्टर थे बोल देते हैं कि रवि कुमार अब खतरे से बाहर है, उसकी छुट्टी हो जाती है। रवि कुमार अपने घर पहुंच जाता है। मैडम साहिबा भी उसके घर पर जाती हैं। घर पर जाकर के जब वो देखती हैं कि उसके घर में कोई भी नहीं है तो बड़ा आश्चर्यचकित होती हैं। तो वो रवि कुमार से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है, पूछती हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। रवि कुमार बोलता है कि माता पिता जब तलाक हुआ तो तलाक के 2 दिन बाद ही एक एक करके 2 महीने के अंदर ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये बात सुनी कि उनकी मृत्यु हो गई तो ये साहिबा को बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो उसने कहा चूंकि अभी हमारी शादी को 2 साल ही हुए हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। दोस्तों अब तक शादी नहीं की है, इस बात को जब सुना अंशिका मैडम ने तो वो कहती हैं कि तुमने शादी क्यों नहीं की, क्या तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। तो रवि कुमार बोलता है कि हाँ मैडम जी, मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ। तो फिर पूछती है मैडम साहिबा ये बताइए कि अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो उस दिन आपने मुझसे तलाक लिया ही क्यों था। ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए मैंने तलाक आपसे इसीलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप घर के काम काजों में ही अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दो। अगर मैं आपको तलाक नहीं देता तो आप मेरे घर में ही रहती, और जो मेरे माता पिता थे वो बहुत ही शिक्षा के विरोधी हैं, वो घर में किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। जब मैं ही उनका इकलौता बेटा था, वो ही मैं जब उनके विरोध को कर करके पढ़ा तो आप, मुझे नहीं लगता कि उनका विरोध करके पढ़ाई कर सकती थी। तो इसीलिए मैंने आपसे तलाक ले लिया था। मैं आपका अच्छा या बुरा जानता हूँ कि आपको कहाँ से शिक्षा मिल सकती है और कहाँ से नहीं। अगर आप मेरे घर में रहती तो शायद आपको आज ये जो उपलब्धि हासिल हुई है वो ना हासिल होती। दोस्तों
ये बात सुनने के बाद में अंशिका मैडम साहिबा के आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर रोती हैं तो जो रवि कुमार था वो मैडम साहिबा से बोलता है कि आप बताइए आपका क्या हाल है, क्या आपने शादी कर ली है? तो मैडम साहिबा बोलती हैं कि हम भी आपसे बहुत प्रेम करते थे और हम जानते थे कि आप हमसे प्रेम करते हो और आप हमें बुलाने के लिए ज़रूर आओगे एक दिन, इसीलिए हमने आज तक शादी नहीं की है। दोस्तों, अंशिका की ये बात सुनने के बाद में रवि कुमार के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और रवि कुमार बोलता है मैडम साहिबा से, मैडम साहिबा फिर आप बताइए अब आगे का क्या प्लान है? क्या हम अब आगे दोनों एक साथ रह सकते हैं? माफ़ कीजिएगा कि आज आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और मैं आपके ही ऑफिस में काम करने वाला छोटा सा मामूली सा क्लर्क हूँ। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में थोड़ा दुखी होती हैं, अपने आप के अतीत को देखती हैं और अतीत को देखने के बाद अपने प्यार को अपने सामने पा कर के आईएएस साहिबा अपने पति रवि कुमार से कहती हैं कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपसे आज भी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों की मुलाकात जो आईएएस और क्लर्क के रूप में थी वो दोबारा से शादी में हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से फिर से शादी के रिलेशन में आ जाते हैं। आज रवि कुमार जिस दफ्तर में काम करता है उसी दफ्तर में आईएएस अंशिका भी काम करती हैं उसके बॉस के रूप में। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंशिका और रवि कुमार की। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिए कि जिससे मैं इस कहानी में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं मुझे सुनाने में उन पर ध्यान दे सकूं और उन्हें सुधारने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षा का विरोध करते हैं उनसे आप बच करके रहिए, क्योंकि जो लोग शिक्षा का विरोध कर सकते हैं वो किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस शिक्षा का वो विरोध कर रहे हैं वो शिक्षा की वजह से ही आज वो जिंदा हैं। क्योंकि पिछले जब समय में जब आदि मानवों का दौर रहा करता था तो उस समय शिक्षा का बहुत ही अभाव था। तो शिक्षा नहीं थी तो बांध वगैरह का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो जब भी वर्षा होती थी बरसात के दिनों में तो बाढ़ आ जाया करती थी, जिस बाढ़ से जो घर थे सभी तबाह हो जाया करते थे। जो भी गांव था, जो भी जिला था, सब तबाह हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में शिक्षा के कारण, शिक्षा के फलस्वरूप आज मानव इतना विकसित हो गया है कि उसने इन बांधों का निर्माण किया है और इन बांधों की वजह से ही पानी का जो बहाव होता है वो एक जगह से दूसरी जगह दे दिया जाता है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ आने की आशंका बहुत ही कम होती है। शिक्षा का बहुत ही क्षेत्रों में बहुत ही जगह पर उपयोग हुआ है। आज शिक्षा के द्वारा ही हम फ़ोन चलाते हैं, हम यूट्यूब चलाते हैं, हम फेसबुक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर आज शिक्षा नहीं होती तो शायद आज हमारे पास ये जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो ना हुई होती। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा इस कहानी के द्वारा कि शिक्षा को महत्व दीजिए और जो लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं उन लोगों से दूरियां बना लीजिए, क्योंकि जो लोग शिक्षा के नहीं हुए वो आपकी आंखों में कभी भी आंसू ला सकते हैं, आपको कभी भी दुखी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।